पहले मैं रावत साहब को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने पूरी जिंदगी, पूरा जीवन देश के लिए दिया। आप हमारे बीच में नहीं है। मैं सेठी साहब को और आप सबको, जो आपने मुझे इनवाइट किया, और आप सब लोग जो मुझे सुनने के लिए बैठे हुए, मैं सब आपको धन्यवाद देता हूं और नमस्ते करता हूं। साथियों, टॉपिक लिया है आपने इलेक्टोरल एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। जहां तक अलग अलग तरीके के रिफॉर्म है, एजुकेशन रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, बहुत सारे तरीके के रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन मेरी समझ में भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है वो है इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। और क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम्स की रूट का एनालिसिस करिए, वाई वाई एनालिसिस करिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार गूगल पे वाई वाई एनालिसिस जरूर करिएगा बाद में। जापान में इसको बहुत यूज करते हैं, हर प्रॉब्लम की वाई वाई एनालिसिस करते हैं। उसमें 5 बार वाई लगा के उसको एनालाइज करते हैं। अगर हमारे यहां की देखें, भारत की जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वाई वाई एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है इसकी समस्या कहीं ना कहीं हमारे संसद और विधानसभा में इसका समाधान है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एमएलए और एमपी का, वो है कानून बनाना। दे आर द लॉ मेकर्स, दे आर नॉट ओनली द पब्लिक सर्वेंट, इनफैक्ट दे आर द लॉ मेकर्स। सो प्राइमरी ड्यूटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ लॉ मेकर इज टू मेक a law, and not make a law but make effective stringent law. Unfortunately, we are still governed in 2021. We are governed by colonial laws like Indian Penal Code, which was enacted, which came into effect in 1860, a Police Act which came in 1861, like Religious Endowment Act which came in 1863, Evidence Act which came in 1872, so many laws. So presently our police station, our tehsil, our district headquarter, we can say 80% of our public servants are working under the colonial laws. To change the mindset of our officers, to change the mindset and make our administrative system more stringent, it is necessary to, first of all, it is necessary to repeal all the colonial laws. In first phase, we must get rid of from the colonial laws. एक भी अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए थे, एक भी कानून उन्होंने भारत के लिए नहीं बनाए थे। मिस्टर प्रेम गुप्ता, आप अपने को म्यूट कर लीजिए। मिस्टर प्रेम गुप्ता, अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है आपके यहां से। एक भी अंग्रेजों ने कानून ऐसा नहीं बनाया जो भारत में करप्शन, क्राइम खत्म करने के लिए बनाया। अंग्रेजों ने एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया था जो भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा करने के लिए बनाया था। अंग्रेजों ने एक भी ऐसा कानून नहीं बनाया जो भारत और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाया था। अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए थे वो सबके सब, अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए थे वो सब के सब केवल और केवल भारत को लूटने, भारत पे कब्जा बनाए रखने, भारत पे अपनी शासन पकड़ मजबूत करने के लिए बनाए थे। कोई भी कानून उन्होंने यहां के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बनाया था। मैं उदाहरण आपको देता हूं। 1857 में जो पहली क्रांति हुई थी, मंगल पांडे जी का नाम आप सबने सुना होगा। मंगल पांडे, जो उन्होंने हथियार उठाया, और वो मंगल पांडे जी ने जो क्रांति किया वो पूरे देश में फैल गई। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, पूरे देश में फैल गई वो। उसकी वजह से
जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत परेशान हो गए। उनको लगा कि अब इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इनको अब यहां पे इनके ऊपर रूल करना बहुत मुश्किल है। तुरंत एक लॉ कमीशन बनाया गया। लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया लॉर्ड मैकाले को, और मैकाले को बोला गया अब तुम कानून इस तरीके से बनाओ कि यहां पे हम अच्छी तरीके से रूल कर सके और इन लोगों को अपराधी बना सके और इनको गुलाम बना के रख सके। 3 साल की मेहनत के बाद जो पहला कानून आया 1860 में, 1860 में, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड बन गया, उसमें बहुत सारे ऑफेंस डिक्लेयर हो गए, और इतना मतलब उसको इस तरीके से बनाया कि वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलना भी अपराध हो गया। फिर उनको लगा ये कानून तो बन गया, इसको लागू को कैसे करेंगे, इसको इफेक्चुएट कैसे करेंगे। तो उन्होंने दूसरा कानून बनाया 1861 में, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। और वो पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। हमारे देश के पूरे थाने आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से चल रहे हैं। हमारा थानेदार, हमारा हवलदार, हमारा सिपाही, हमारा कांस्टेबल आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से चल रहा है। उसका नतीजा यह हुआ कि जो पुलिस पहले वायसराय की गुलाम थी, ब्रिटिश की गुलाम थी, उसके एटीट्यूड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। व्हाट वी हैव टुडे इज द रूलर्स पुलिस एंड व्हाट वी नीड इज द पीपल्स पुलिस। दिस इज द डिफरेंस। पुलिस अंग्रेजों के टाइम में भी रूलर्स पुलिस थी, आज भी रूलर्स पुलिस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब जो भी अपोजिशन में पार्टी होती है, वो ये तो कहती है कि ये जो पुलिस है हमको परेशान कर रही है, हमको झूठे मुकदमे में फंसा रही है, हमको टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी 1861 के पुलिस एक्ट को बदलने की मांग नहीं करती। जब 1861 का पुलिस एक्ट बन गया, फिर अंग्रेजों ने तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। अंग्रेजों ने देखा कि नॉर्थ इंडिया के सारे मंदिर और मठ तोड़े जा चुके थे, लूटे जा चुके थे। अयोध्या लूटा जा चुका था, तोड़ा जा चुका था। काशी तोड़ा जा चुका था, लूटा जा चुका था। मथुरा तोड़ा जा चुका था, लूटा जा चुका था। लेकिन शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, मुगलों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया था। तो मुगल साउथ इंडिया नहीं पहुंच पाए थे। आंध्रा, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक के भी एक बड़े हिस्से पे मुगलों का कब्जा नहीं हो पाया था। इसकी वजह से वहां के मठ और मंदिर बचे हुए थे, बहुत प्रॉस्परस थे मठ मंदिर। अंग्रेजों ने तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, और मठ और मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। जब यह भी हो गया, उनको लगा कि अब इधर से और ज्यादा विद्रोह बढ़ रहा है। उन्होंने कोर्ट बनाई, और कोर्ट बना के 1872 में एक एविडेंस एक्ट बना दिया, और इस तरीके से पूरा फ्रेमिंग किया कि किसी भी अंग्रेज को सजा नहीं हुई। आप जरा इसको समझिए, अगर अंग्रेजी कानून अच्छे थे तो सजा अंग्रेजों को क्यों नहीं हुई? क्योंकि टॉर्चर करने वाले अंग्रेज थे, ब्रुटैलिटी करने वाले अंग्रेज थे, मार खाने वाले इंडियन थे, परेशान होने वाले इंडियन थे, और सजा इंडियंस को होती थी। सावरकर साहब को काला पानी हुआ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई, कितने लाखों लोगों को फांसी हुई, लाखों लोगों को जेल में डाला, कि क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन आपने कभी सुना किसी एक ब्रिटिश को कोई सजा हुई हो? क्योंकि ये कानून डिजाइन ही इसी तरीके से किए गए थे कि जज उनके थे, कानून उनका था, व्यवस्था उनकी थी। वो जिसको मन करते थे सजा देते थे, जिसको मन करते थे छोड़ देते थे। और आज भी लगभग यही चल रहा है। आज भी लाखों की संख्या में जिनको जेल में होना चाहिए वो बेल पे हैं, और लाखों की संख्या में जिनको बेल पे होना चाहिए वो जेल में है। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजी कानून चल रहा है। अब मैं आता हूं मूल विषय अपने, जो आज का टॉपिक है, इलेक्शन रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरा अपना मानना है कि डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवा घटिया होती है तो इलाज ठीक से नहीं होता। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर गाड़ी अच्छी नहीं है, गाड़ी का इंजन अच्छा नहीं है,
तो आपका सफर, आपकी जर्नी सेफ नहीं हो सकती। घर बनाने वाला मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, आपका अगर बिल्डिंग मटेरियल खराब है, आपका सीमेंट खराब है, सरिया खराब है, बालू खराब है, तो कभी भी अच्छा घर नहीं बन सकता। वैसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, मुख्यमंत्री कितना ही अच्छा हो, प्रधानमंत्री कितना ही अच्छा हो, गृह मंत्री कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर कानून घटिया होता है तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, इफेक्टिवली जुडिशियल सिस्टम नहीं काम करता, इफेक्टिव इलेक्शन सिस्टम नहीं होता। आज की डेट में मेरे समझ से 50% लोग ऐसे लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच रहे हैं जिन्होंने शायद इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी पढ़ा ही नहीं होगा। 50% ऐसे लोग लोकसभा राज्यसभा में पहुंच रहे हैं, शायद वो कानून में क्या क्या खामियां हैं वो जानते ही नहीं है, क्या क्या कमियां हैं। और आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हम 75th इंडिपेंडेंस मनाने जा रहे हैं अगले साल, इसके बावजूद कोई भी संसद और विधानसभा में कभी भी अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की बात ही नहीं होती है। कभी जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा ही नहीं होती, इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा ही नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा ही नहीं होती। उसका एक बड़ा कारण यह है कि शायद उनके इंटरेस्ट में नहीं है। जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि ये जो कॉलोनियल लॉज हैं इनकी वजह से हमें क्या क्या परेशानी हो रही है। तो इलेक्शन रिफॉर्म ना होने की वजह से जिनको नहीं जाना चाहिए वो जा रहे हैं, जिनको जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहे। अच्छे एजुकेशनिस्ट नहीं जा पा रहे लोकसभा विधानसभा में, अच्छे टेक्नोक्रेट नहीं जा पा रहे, अच्छे ज्यूरिस्ट नहीं जा पा रहे, अच्छे 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 सोशल एक्टिविस्ट नहीं जा पा रहे। हां, माफिया चले जा रहे, मनी लॉन्ड्रर चले जा रहे, माफिया चले जा रहे। तो मेरे समझ से सबसे पहले जो जरूरत है इलेक्शन रिफॉर्म की, और इलेक्शन रिफॉर्म पे मेरे एक पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने पहले पीआईएल फाइल किया था कि पूरे देश में एमएलए और एमपी के लिए स्पेशल कोर्ट बने और इनके मैटर्स को 1 साल के अंदर डिसाइड किया जाए, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। कोर्ट बन गई है पूरे देश में, स्पेशल कोर्ट बन गई, आपके बेंगलोर में भी स्पेशल कोर्ट बन गई एमएलए एमपी के लिए, लेकिन वो मैटर 1 साल में इसलिए नहीं डिसाइड हो पा रहा है क्योंकि जो एविडेंस एक्ट है वो तो वही चल रहा है, 1872 वाला चल रहा है, तो वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। दूसरा, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। आज की डेट में इवन ड्राइवर की भी मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने 10वीं रखी हुई है। आपके कैंपस में जो ड्राइवर आपने भी रखा होगा वो कम से कम 10वीं रखा होगा, 10वीं से कम शायद आप ड्राइवर भी नहीं रखते होंगे। इवन सिक्योरिटी गार्ड की भी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई है कि भाई 10वीं पास होना चाहिए या 8वीं पास होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जिनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कानून का ड्राफ्ट समझना है, कानून के ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा करनी है, बिल पे बहस करनी है, उनके लिए हमने कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा ही नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस पे बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सबके लिए डिसाइड हो, लेकिन दिक्कत उस समय यह हुई थी कि उस समय ज्यादातर जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो कोई 8वीं, कोई 9वीं, कोई 10वीं में अपनी एजुकेशन छोड़ के पूरी तरीके से वो देश के लिए लग गए थे। तो डिसाइड ये हुआ कि अगर हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रख दिया तो इसमें आधे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दिया देश को आजाद कराने में, ये तो हट जाएंगे, ये तो लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे, विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उस समय एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट नहीं हुआ। लेकिन 75 साल के बाद भी मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट न करना, जबकि हमने ड्राइवर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट कर दिया, क्लर्क के लिए कर दिया, कांस्टेबल के लिए, हर एक पद के लिए, इवन चपरासी के लिए कर दिया हमने। चपरासी भी 8वीं पास चाहिए, मतलब संतरी कम से कम चाहिए 8वीं पास, 10वीं पास, लेकिन मंत्री कुछ भी, कोई भी हो, मंत्री अनपढ़ भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा हो भी रहा है कि जो मंत्री है वो कम पढ़ा लिखा है, उसका जो साथ में उनका जो गार्ड चलता है, जो चपरासी चलता है, उनको सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, वो ज्यादा उनसे पढ़े लिखे हैं। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हो। दूसरा, एक जो हमारा इलेक्शन सिस्टम में जो क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, इसके लिए कम से कम जो लोग सजा याफ्ता हैं, जिनको सजा हो चुकी है कोर्ट से, और वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो गई, हाई कोर्ट से हो गई, सुप्रीम कोर्ट से हो गई,
उनके तो लाइफ बैन होना ही चाहिए चुनाव लड़ने पे। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, अभी देखते हैं उस पर सुनवाई कब होती है। हमने यही कहा है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट को अगर वो 48 आवर्स के लिए जेल चला जाता है, आप उसको डिबार कर देते हो। गवर्नमेंट में नहीं, इवन प्राइवेट में भी अगर हमें पता चल जाए कि किसी ये व्यक्ति 48 घंटे 2 दिन तक इसको सजा हुई है, तो लोग प्राइवेट फॉर्म में रखना पसंद नहीं करते। गवर्नमेंट में तो बाकायदा रूल है, नियम है। और इवन जिसके खिलाफ एफआईआर हो और चार्जशीट फाइल हो गई हो, वो आईएएस के एग्जाम में भी नहीं बैठ सकता। अगर इंटरव्यू में, अगर उसने प्री और मेन क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम में वहां इंटरव्यू में अगर पता चल गया कि इसके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर है और चार्जशीट फाइल होगी, उसको लोग सेलेक्ट नहीं करते। तो एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता है वो चपरासी नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता, लेकिन वो मंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। अच्छा, दूसरा, इधर 2 दिन की सजा होने पे लाइफ टाइम बैन, और वहां 2 साल की सजा होने पे भी केवल 6 साल का बैन, वो भी लाइफ टाइम बैन नहीं। और चुनाव लड़ने पे तो फिर भी 6 साल का बैन। पार्टी बनाने और पार्टी अध्यक्ष बनने में, कोई पदाधिकारी बनने में कोई बैन नहीं। लालू यादव सजा याफ्ता है, 30 साल की सजा हुई है, अभी वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। हरियाणा में चौटाला साहब सजा याफ्ता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, पार्टी अध्यक्ष बने हुए। मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन चुनाव लड़ा सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन टिकट बांट सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन यह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो कानून है, इनको तत्काल खत्म करने की जरूरत है। और हम वैसे भी, अगर हम बाहर के देशों के साथ, अमेरिका से हजारों करोड़ का सामान खरीदते हैं, सिंगापुर से हजारों करोड़ का सामान खरीदते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ हजारों करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में वहां क्या चल रहा है। आखिर हमारे देश में ही माफिया डॉन संसद में कैसे जा रहे हैं? अमेरिका में क्यों नहीं चले जा रहे हैं? सिंगापुर में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां भी तो डेमोक्रेसी है। हमारे देश में अनपढ़ आदमी, अनाड़ी आदमी सांसद विधायक कैसे बन रहा है? अमेरिका में क्यों नहीं बन रहा है? सिंगापुर में क्यों नहीं बन रहा है? जापान में क्यों नहीं बन रहा है? फ्रांस में क्यों नहीं बन पा रहा है? उन्होंने अपने कानून इवॉल्व किए, उन्होंने अपने कानून बनाए, उन्होंने कानून स्ट्रिंजेंट किए। हम कॉलोनियल लाके ढूंढ लेके चल रहे हैं। हम 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल पुराने कानून कंटिन्यू कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो आज की डेट में एक फंडिंग का है, फंडिंग के ऊपर बहुत सारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। हमने जो पीआईएल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो भी एक्सपेंस होता है, वो पहली बात तो 2000 रुपए से कैश अधिक न ले पाए। आज की डेट में क्या हो रखा है कि कैश की लिमिट कोई तय नहीं है। तो हो क्या रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी 1000 रुपए दिखाती, 1000 करोड़ दिखाती है, हमको 1000 करोड़ मिला, लेकिन उसमें यह कह देती है कि 900 करोड़ तो हमें पता ही नहीं किसने दिया है, हमारे पास कैश में आ गया, हमें पता ही नहीं, हमने तो काउंट ही नहीं किया, हम तो रैली में गए थे, वहां रैली में हमारे पास 1000 करोड़ आ गया, हमें पता ही नहीं। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, कम से कम एक इसमें लिमिट बनाने की जरूरत है। भाई आप जितना भी आप चंदा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, जितना भी आप चंदा ले रहे हैं, आप मैक्सिमम 20% तो ले सकते हैं कैश में। आपको 80% आपको जो चंदा है वो तो आपको ऑनलाइन, थ्रू चेक, थ्रू पेटीएम, थ्रू भीम, जो भी है, थ्रू यूपीआई, जैसे भी लेना है आपको। जब आज के जमाने में हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हर व्यक्ति डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगा वो भी डिजिटली दे सकता है, ऑनलाइन दे देगा, बैंक में ट्रांसफर कर देगा, चेक दे देगा, पेटीएम, यूपीआई, भीम कर देगा, जैसे भी कर सकता है। ये इसके लिए एक नियम बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल मैंने डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें कानून नहीं, हम कानून नहीं बना सकते, तो मामला आपने वापस ले लिया है। अब आगे इस पे सरकारें कब तक इस पे जागती हैं, लेकिन यूथ को, आप सबको हमें समझना पड़ेगा कि जब तक फंडिंग क्लियर नहीं होगी, फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी,
तो स्वाभाविक सी बात है, जो लोग फंडिंग देंगे वो अपने हिसाब से चीजों को कराएंगे भी, वो पॉलिसी बनवाएंगे भी। फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण ये भी तो हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम भी किसी को फंडिंग कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड के लोग भी फंडिंग कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े स्मगलर्स, वो ड्रग स्मगलर्स हो सकते हैं, गोल्ड स्मगलर्स हो सकते हैं, या जो भी हैं वो भी फंडिंग कर रहे होंगे। तो फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है कि कैश ट्रांजैक्शन पे एक लिमिट सेट हो, वो 2000 सेट हो, 5000 सेट हो, जो भी सेट हो, लेकिन ये तो होना ही चाहिए कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी अपने आप को चंदा ले रही है वो 80%, कम से कम 80% चंदा वो डिजिटल लेगी। 20% वो ले सकती है, भाई ठीक है, कोई रिक्शे वाला आके 100 रुपए देता है, या कोई ऑटो वाला आके 500 रुपए देता है, 1000 रुपए देता है, तो ये बात तो समझ में आती, ठीक है वो दे दिया। हालांकि आज की डेट में ऑटो वाले और रिक्शा वाले भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करने लग गए, सबके पास कुछ न कुछ यूपीआई वगैरह होता है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं जी अब तो लोग है नहीं, सब लोग यूज कर रहे हैं। तो इस पे कैश ट्रांजेक्शन पे दूसरा एक जो हमने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन का रोल आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी रूल मेकिंग पावर है। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से रूल बना सकता है, उसको कैसे फंक्शन करना है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री कैसे फंक्शन करेगी, उसके पास एक रूल मेकिंग पावर है। देश में 25 हाई कोर्ट हैं, सभी हाई कोर्ट को अपनी रूल मेकिंग पावर है। हाई कोर्ट को कैसे चलाना है, क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, केस को कैसे लगाना है, कब लगाना है, वो उसका अपना इनहेरेंट सिस्टम है, वो अपना रूल ड्राफ्ट कर सकता है। लोकसभा के पास रूल मेकिंग पावर है, लोकसभा कैसे चलाना है वो लोकसभा के जो महासचिव, जो अपना अध्यक्ष होते हैं, वो अपने हिसाब से तय करते हैं। राज्यसभा में भी अपनी रूल मेकिंग पावर है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन के पास रूल मेकिंग पावर नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को छोटे छोटे काम के लिए भी बार बार एक तो डिसीजन नहीं ले पाता जहां रूल नहीं होता, रूल बनवाने के लिए उसको सरकार की तरफ देखना पड़ता है। अब मान लो इलेक्शन कमीशन को आज कोई जरूरत है, उसको कोई एक रूल चाहिए, वो खुद रूल बना नहीं सकता, और सरकार ने 5 साल तक रूल नहीं बनाया, 10 साल तक रूल नहीं बनाया, तो वो काम ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका कि जिनके खिलाफ सीरियस मामले में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं उनके चुनाव लड़ने पे बैन होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है, रोक नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास रूल मेकिंग पावर नहीं है। अगर रूल मेकिंग पावर आ जाए तो इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कह सकता है, भाई जिसके खिलाफ 5 साल से ज्यादा के जहां पे सजा होनी है, ऐसे सीरियस ऑफेंस है, रेप है, मर्डर है, एक्सटॉर्शन है, जो भी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसे मामले में जहां चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, मैं एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूं, जहां बाकायदा चार्जेस फ्रेम हो गए, कम से कम उनको चुनाव लड़ने पर रोक दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाता। इलेक्शन कमीशन एक तरीके से वो टूथलेस बना हुआ है, उसके पास रूल मेकिंग पावर नहीं है। तो एक इसमें मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां मैंने यही मांग किया है कि भाई आप जिस तरीके से आपके पास रूल मेकिंग पावर है, हाई कोर्ट्स के पास है, लोकसभा राज्यसभा के पास है, आप इलेक्शन कमीशन को रूल मेकिंग पावर दो, वो डिसाइड करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना अगर सरकार की इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है और इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर ही नहीं है, तो करेगा क्या? हर चीज के लिए सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगा। दूसरा, हमारे लोकसभा के पास एक अपना इंडिपेंडेंट बजट होता है, राज्यसभा के पास इंडिपेंडेंट बजट है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी इंडिपेंडेंट बजट होता है। इलेक्शन कमीशन के पास इंडिपेंडेंट बजट नहीं है। उसको अगर 10,000 रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, वह बार बार उसको पर्ची लिखनी पड़ेगी, सरकार से पैसा लेना पड़ेगा। उसके पास अपना खुद का कोई बजट ही नहीं है। कोई उसको एडवर्टीजमेंट देनी है, कोई प्रोग्राम कराना है, कोई सेमिनार कराना है, या कुछ भी करना है, उसके पास खुद का कोई बजट नहीं है। हर बार उसको सरकार की तरफ देखना पड़ता है। तो इसके लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है कि भाई जैसे उसके लिए भी एक इंडिपेंडेंट बजट हो इलेक्शन कमीशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट। इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट तो एक उसका एक लीडर ऑफ अपोजिशन और वो मिलके करते हैं, कोलिजियम करता है। लेकिन बाकी के दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो 3 है ये तीनों इक्वल होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे इक्वल माने जाते हैं, चीफ जस्टिस फर्स्ट अमंग इक्वल होता है,
हाई कोर्ट के सारे जज इक्वल होते हैं, केवल चीफ जस्टिस जो होता है हाई कोर्ट का वो फर्स्ट अमंग इक्वल होता है। वैसे इलेक्शन कमिश्नर्स के भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो फर्स्ट अमंग इक्वल होते हैं, लेकिन बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है। तो एक महीने पीआईएल मेरी सुप्रीम कोर्ट में है पेंडिंग, वो 5 जजेस को रेफर हो गई है। पहले 2 जज सुन रहे थे, फिर 3 जज सुन रहे थे, अभी 5 जजों को उसको ट्रांसफर हो गया मैटर कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट भी एक कोलेजियम के थ्रू हो, एक प्रॉपर वे में उसका प्रोसेस होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग मिलकर तय करें कि किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। और इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल का प्रोसेस, जब तक उसको स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। अगर उसको डर बना रहेगा कि अगर हमने कुछ भी इधर उधर किया कल को मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, कल को मुझे कहीं हटा दिया जाएगा, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर्स के जो रिमूवल का प्रोसेस है वो भी वैसा ही होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है, और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट भी थ्रू कोलिजियम होना चाहिए, न कि इंडिविजुअली जिसको मन किया उसको बना दिया। भाई सब लोग सेशन साहब नहीं हो सकते। टीएन सेशन साहब थे, आए, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने खराब कानूनों को भी नहीं देखा, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। लेकिन सारे इलेक्शन कमिश्नर्स में आप वो हिम्मत आपको नहीं मिलेगी कि वो सब लोग उसी तरीके से, उसी हिम्मत के साथ काम कर सके। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको इंडिपेंडेंसी हो, इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो, इनको रूल मेकिंग पावर हो, इनको इंडिपेंडेंट बजट हो। और उससे भी जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में अगर आप केयरफुली देखें तो सरकारें जो भी काम करती हैं वो मैनिफेस्टो को लागू करती हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ए बी सी जो भी है, जो वो चुनाव में वादा करती हैं उसी को लागू करने का काम करती हैं। जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा होता है वो मैनिफेस्टो अपने वो चीफ सेक्रेटरी को दे देंगे और चीफ सेक्रेटरी को बोलेंगे इस मैनिफेस्टो को आपको लागू करना है। फर्स्ट ईयर में ये कुछ काम फर्स्ट ईयर में करना है, कुछ काम सेकंड ईयर में करना है, कुछ काम थर्ड ईयर में करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में जो सरकार चलती है वो अपने तरीके से निर्णय नहीं लेती, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लागू करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली पूरी की पूरी सरकार पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। किसी की भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इनकी चलाती उनकी नहीं चलाती, लेकिन सारी की सारी जो सरकारें बनती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बने या सेंट्रल गवर्नमेंट बने, अल्टीमेटली अपने अपने मैनिफेस्टो को लागू करते हैं। मैनिफेस्टो कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी। जब वो चुनाव में जाती है, पार्टी अध्यक्ष बनाते हैं उसके। तो जब पॉलिटिकल पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो बाकायदा पूरी गवर्नमेंट चला रही है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं होना चाहिए? लोगों को ये जानने का हक है कि ये पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा आया। लोगों को ये जानने का हक है कि पॉलिटिकल पार्टी ने कहां कितना पैसा खर्च किया। लोगों को ये राइट है। जब पॉलिटिकल पार्टी एक पब्लिक अथॉरिटी के तरीके फंक्शन कर रही है, जब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो सब डिसाइड करती है, जब पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड करती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड करती है कौन गवर्नर बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड करती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जब सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से पब्लिक अथॉरिटी है। फिर पॉलिटिकल पार्टी को भी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में आना चाहिए। ऐसा करके एक मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है। अनफॉर्चुनेटली उसमें फाइनल हियरिंग अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इसके पहले एक पीआईएल फाइल हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को आरटीआई के दायरे में ला के खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ हम आरटीआई के दायरे में हैं। तो इसका मतलब जब भी सुनवाई होगी 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1 साल के बाद, सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानेगा कि हाँ पॉलिटिकल पार्टियां भी पब्लिक अथॉरिटी हैं। और वैसे भी आप देखिए पॉलिटिकल पार्टियों को जो चंदा मिलता है वो टैक्स में उसमें रिबेट होती है। पॉलिटिकल पार्टीज को बाकायदा जगह अलॉट होती है, वो भी सरकारी पैसे से। पॉलिटिकल पार्टीज को गाड़ियां मिलती हैं सरकारी पैसे से। पॉलिटिकल पार्टियों को जब इलेक्शन शुरू होता है तो फ्री एयर टाइम मिलता है डीडी न्यूज पे अपनी बात रखने के लिए, ऑल इंडिया रेडियो पे अपनी बात रखने के लिए। तो जब इतना सारा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को जा रहा है, उनको सब्सिडी पे जमीन मिलती है अपना ऑफिस खोलने के लिए, और अल्टीमेटली वो पूरा देश वही चला रही हैं, तो कायदे से पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। और हमें पूरा भरोसा है कि जब 6 महीने, साल भर के बाद जब भी इस पे सुनवाई हो
शायद अब तक हो गई होती। इस कोरोना काल में बहुत सारी मेरी पीआईएल सुनवाई पे नहीं आ पाई। कोविड के टाइम में 1.5-2 साल तो ऐसे रहा कि एक भी पिटीशन आगे बढ़ी नहीं। 2-4 पिटीशन ऐसी थी जो कोविड के पहले हो गई थी। उदाहरण के लिए जैसे एक अभी मेरी पीआईएल थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि सर जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं इन सबको अपना उनके खिलाफ जो ऑफेंस है, जो उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह है, उसको पब्लिश करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में भी करना पड़ेगा, प्रिंट मीडिया में भी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी करना पड़ेगा। तो ऐसे 2-4 जजमेंट आए थे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो 2 साल से रुके रहे। एक जो सबसे बड़ी चीज है कि ओपिनियन पोल, आप ये देखें ओपिनियन पोल जो चल रहे हैं, क्या आज की डेट में ये ओपिनियन पोल कहीं ओपिनियन बनाने का काम करते हैं या वास्तव में जेन्युइन ओपिनियन पोल है? अगर आप ये देखें कि ओपिनियन पोल करने वाले न्यूज चैनलों को देख लें या ओपिनियन पोल करने वाले आप न्यूज़पेपर्स को देख लें, तो ज्यादातर आज की डेट में जो न्यूज चैनल है या न्यूज़पेपर है, ज्यादातर, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ गए हैं। पहले वो इंडिपेंडेंट भी थे उसमें कुछ तो, लेकिन कुछ तो आजकल ऐसे हैं कि कोई लोकसभा चला गया है, कोई राज्यसभा चला गया है। आप काउंटिंग करके देख लीजिए, सारे के सारे जितने मेन न्यूज चैनल हैं उनके मालिक आज की डेट में या तो लोकसभा में है, राज्यसभा में है। बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हैं जिनके मालिक सांसद या मंत्री हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल हैं जिनके सांसद या जो मालिक हैं वो अपोजिट पार्टी में है। अभी पहले सत्ता में थे, अब सत्ता में नहीं है। आप कैसे आशा करते हैं कि जो न्यूज चैनल, जिन मीडिया का मालिक पॉलिटिकल पार्टी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसका चैनल या उसका अखबार वास्तव में जेन्युइन ओपिनियन देगा, जेन्युइन ओपिनियन पोल करेगा? इसलिए मेरा मानना है कि ये ओपिनियन पोल बंद होना चाहिए। पहले ओपिनियन पोल समझ में आता था जब कोई प्राइवेट चैनल होता ही नहीं था, एक डीडी न्यूज होता था बस, बाकी होते ही नहीं थे। जब इतने सारे प्राइवेट चैनल खुल चुके हैं और नए नए अखबार भी आ गए हैं, उसमें ज्यादातर ऐसे हैं जो या तो रूलिंग पार्टी के साथ हैं या अपोजिट पार्टी के साथ हैं। ज्यादातर ऐसे हैं जो सांसद, विधायक, मंत्री बन गए हैं या पहले बन गए, अभी बनने वाले हैं या टिकट मांग रहे हैं। फिर ऐसे कंडीशन में इस ओपिनियन पोल का कोई मकसद नहीं रह जाता। मुझे लगता है आज की डेट में ओपिनियन पोल अब पूरी तरीके से एक ओपिनियन बनाने का काम कर रहे हैं, न कि जनता की वास्तव में ओपिनियन दिखा रहे हैं। अपने अपने हिसाब से वो चला रहे हैं। तो अब ओपिनियन पोल, अगर ओपिनियन पोल को कंटिन्यू हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस ओपिनियन पोल पे बैन होना चाहिए। एक मेरी पीआईएल चल रही है टोटलाइजर के ऊपर। अभी क्या होता है कि इलेक्शन के बाद सारे कैंडिडेट्स को यह पता चल जाता है कि किस बूथ पे उनको कितना वोट मिला। इसका नुकसान यह है कि इलेक्शन के बाद वहां पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। हर कैंडिडेट को पता चलता है कि उसको किस बूथ पे कितना वोट मिल गया है। मान लीजिए मैं विधायक बन गया, मुझे पता चल गया कि इस बूथ पे हमको वोट ही नहीं मिला, हम उस बूथ के लोगों का काम ही नहीं करेंगे। जिस बूथ से हमें वोट मिला है वहां काम करेंगे, जिस बूथ से नहीं मिला नहीं काम करेंगे। दूसरा, आप जो केरल में वायलेंस देख रहे हैं या बंगाल में आपने पोस्ट पोल वायलेंस देखा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि रूलिंग पार्टीज को यह पता चल जाता है कि किस बूथ से उनको वोट नहीं मिल रहा है। तो जहां से वोट नहीं मिलता वहां पे वो अटैक करना शुरू करना, मारपीट शुरू करना। जहां से अपोजिट पार्टी को ज्यादा वोट मिल जाता है वहीं वायलेंस हुआ है। मैंने इस पे सर्वे करवाया कि केरल में किन किन बूथों पे ज्यादा वायलेंस हो रहा है या बंगाल में किन बूथों पे ज्यादा वायलेंस हो रहा है। तो उससे यह पता चला कि जिन बूथों पे रूलिंग पार्टी को वोट कम मिले वहां पे वायलेंस ज्यादा हो रहा है। इसका एक ही तरीका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसको टोटलाइजर कहते हैं। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। टोटलाइजर एक मशीन होती है, वो क्या करती है 20 ईवीएम को एक साथ जोड़ देती है। तो अभी हमें एक एक ईवीएम का पता चलता है कि हर ईवीएम का अलग अलग हमें डेटा मिलता है। वो टोटलाइजर क्या करेगा 20 ईवीएम को एक साथ जोड़ देगा।
जब एक साथ जोड़ देगा तो हमें पता ही नहीं चले, जब 20 ईवीएम का डेटा एक साथ आएगा, 20 ईवीएम का एक साथ पता चलेगा कि भाई किस किस पार्टी कितना वोट मिलेगा, उसमें से छांटना मुश्किल हो जाएगा किस बूथ पे किसको कितना वोट मिला, क्योंकि वो टोटल वोट निकल के आएगा 20 ईवीएम का, न कि एक एक ईवीएम का वोट आएगा। वो मैटर पेंडिंग है। दूसरा, कॉमन इलेक्टोरल रोल। अभी हमारे देश में लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है तो एक नई वोटर आईडी बनती है, विधानसभा का इलेक्शन होगा फिर एक नई वोटर आईडी बनेगी, लोकसभा के इलेक्शन में एक तीसरी वोटर आईडी बनती है, तो 3 वोटर आईडी हमारे देश में बनती है। अब आप उसका नतीजा आप ये देखो कि खासतौर पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो टीचर्स हैं, 5 साल में उनकी ड्यूटी 3 बार लगती है, ऑफिस का काम नहीं कर पाते। टीचर है तो स्वाभाविक सी बात है स्कूल छोड़ेगा, या और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको भी अपना काम छोड़ना पड़ता है, बार बार उनको बीएलओ की ड्यूटी करनी पड़ती है, बार बार वोटर आईडी बनानी पड़ती है। एक मेरी पीआईएल चल रही कि 1 नेशन 1 इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, और घर घर बनाने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में पोस्ट ऑफिस बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, पोस्ट ऑफिस के पास कोई काम नहीं है। पहले जितना काम होता था, क्योंकि सब एसएमएस आ चुका है, मोबाइल आ चुका है, फोन आ चुका है, व्हाट्सएप आ चुका है। अब वो जो चिट्ठियां आती थी वो चिट्ठियां कम हो गई हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस है, और हर वार्ड में कम से कम एक पोस्ट ऑफिस है, नहीं एक वार्ड में तो 2 वार्ड 3 वार्ड के बीच में एक पोस्ट ऑफिस है। तो पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है वो कम नहीं हुआ है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज भी कम नहीं हुए हैं। अगर हम पोस्ट ऑफिस को वोटर रजिस्ट्रेशन का एक नोडल सेंटर बना दें तो टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी, जो साल में 3 बार लगाते हैं। जिसको जो भी 18 साल पूरा हो जाएगा अपने पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहां रजिस्ट्रेशन करा लेगा। ये जो पोस्ट ऑफिस है इसको मुझे लगता है वोटर रजिस्ट्रेशन का नोडल सेंटर बनाने की जरूरत है, और ईवीएम 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट बनाने की जरूरत है। जो 3-3 हमने लिस्ट बना रखी है, ये जबरदस्ती बना रखी, इसका कोई आज की डेट में इसका कोई यूज नहीं है। और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसपे इलेक्शन कमीशन अपनी विचार कर रहा है, आधार बेस्ड वोटिंग सिस्टम। भाई बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में इलेक्शन होता है, दिल्ली के लोग उसमें बेंगलोर में होते हैं, कर्नाटक में इलेक्शन होता है, बेंगलोर के लोग दिल्ली में होते हैं। कम से कम इस देश में अगर हम आधार बेस्ड वोटिंग शुरू कर दें, कम से कम उनके लिए शुरू कर दें जो अपने घर से दूर रहते हैं, जो पहुंच नहीं पाते, तो कम से कम 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वोट दे पाएंगे। अभी हमारा जो वोटिंग का शेयर है जितना भी आ रहा है, कहीं 60% आता है, 65% आता है, वो कम से कम 4 से 5% बढ़ जाएगा अगर आधार बेस्ड वोटिंग शुरू कर दें, आधार को लिंक कर दें, और उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा। आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास आधार नंबर है, और एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बाकायदा उसने प्रूव करके दिखाया है, इलेक्शन कमीशन को प्रेजेंटेशन भी दे दिया है, इलेक्शन कमीशन को डिसीजन लेना है। लेकिन वो मेरी पीएल है इलेक्शन वो आधार बेस्ड वोटिंग पे, कि अगर पूरे देश को नहीं कराना चाहते तो कम से कम उनके लिए वो फैसिलिटी दे दें जो अपने घर से दूर हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं अपने जो उनका वोटर आईडी कहीं और है लेकिन वो रहते कहीं और हैं, जो नहीं जाना चाहते वो घर बैठे बैठे कर लेंगे, आराम से अपने घर जहां भी रहेंगे वहीं से वोटर आईडी वोटिंग कर लेंगे। एक इलेक्शन के टाइम में जितना हमारे यहां कास्टिज्म शुरू हो चुका है, आप देखिए कि ये कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। कास्टिज्म, कम्युनिज्म, रीजनिज्म जो भी है। और एक बात आप और नोटिस करिए, अगर आप क्वालिटी देखिए, मतलब 1950 में मंत्रियों की क्वालिटी देखिए, उनका कैरेक्टर देखिए, उनकी कंपेटेंस देखिए, उनका देश के लिए डेडिकेशन देखिए, उनका देश के लिए डिटर्मिनेशन देखिए, और अब देखिए वर्तमान में। कहने का मतलब आप 1950 के मुख्यमंत्री की तुलना अब वर्तमान मुख्यमंत्री से करिए, 1950 के गृह मंत्री की तुलना वर्तमान गृह मंत्री, 1950 के लॉ मिनिस्टर की को कंपेयर करिए वर्तमान लॉ मिनिस्टर से, तो आपको एक बात जरूर नोटिस होगी कि क्वालिटी में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ रहा है। सब में मैं नहीं कह रहा हूं कि सब में डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन आप अपने स्टेट में देख लीजिए, सेंटर में देख लीजिए, किसी और स्टेट में देख लीजिए, अगर आप
क्वालिटी वाइज कंपेरेटिव एनालिसिस करें, पहले मंत्रिमंडल की, पहले मंत्रिमंडल के मंत्रियों की, उस समय के उद्योग मंत्री, वर्तमान उद्योग मंत्री, उस समय के फाइनेंस मंत्री, मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर, वो अपने, चाहे आप सेंटर में कंपेयर करें या आप स्टेट में करें, तो एक बात बड़ी क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं शायद कंपेटेंस में, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर बने, अब उसके बाद का आप मुझे लॉ मिनिस्टर बताइए जो उसी कंपेटेंस का हो, उसी कैरेक्टर का हो, उसी क्वालिटी का हो। या फर्स्ट कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बने थे, अपना इंडस्ट्री मिनिस्टर बने थे, उसके बाद कोई मुझे बताइए कि हम बाद में भी कैसा कोई ऐसा इंडस्ट्री मिनिस्टर आया, या अपने ही आप स्टेट में देखिए, क्यों? ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लोग पैदा नहीं हो रहे। अगर हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं तो हम तो ये मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर पहले भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर आज भी हैं, पैदा तो हुए होंगे, उस कंपेटेंस की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि कंपेटेंट लोगों की कमी है, ऐसा नहीं है कि बहुत डेडिकेटेड लोगों की कमी है, ऐसा नहीं कि देश के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा एक डिटर्मिनेशन है, उनके ऐसे लोगों की कमी है, कमी नहीं है। ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, और टिकट ना मिलने का एक ही कारण है, आउटडेटेड इनइफेक्टिव लॉ चल रहे हैं। अच्छे लोग लोकसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, राज्यसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, एमएलए नहीं बन पा रहे हैं, एमएलसी नहीं बन पा रहे हैं, या सांसद नहीं बन पा रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि सिस्टम खराब है। जैसे मैंने पहले कहा था, समस्या तब ठीक होती है, बीमारी तब ठीक होती है जब डॉक्टर भी अच्छा हो, दवा भी अच्छी हो। आपकी जर्नी तब अच्छी होती है जब ड्राइवर भी अच्छा हो, कार भी अच्छी हो। घर तब अच्छा बनता है जब मिस्त्री भी अच्छा हो और बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छा हो। आज की डेट में हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी कंपिटेंस, उनकी ईमानदारी, उनके हार्डवर्क, उनके डेडिकेशन, उनके डिटर्मिनेशन मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर यही कानून बदल जाए, इलेक्शन रिफॉर्म हो जाए, जिन बातों का जिक्र मैंने किया अगर वो लागू हो जाए, कॉलोनियल लॉज को बदल दिया जाए, तो परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाएगी। यदि हम वास्तव में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो हमें 2 चीज करना पड़ेगा, एक इलेक्शन रिफॉर्म, दूसरा जुडिशियल रिफॉर्म। अच्छे लोगों को इलेक्शन पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा, अच्छे लोगों को विधानसभा भेजना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लोग जब पार्लियामेंट जाएंगे, अच्छे लोग विधानसभा जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है जुडिशियल रिफॉर्म बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन रिफॉर्म भी अच्छा होगा, फिर वहां अच्छी जो पॉलिसीज बनेगी एजुकेशन के हिसाब से अच्छी बनेगी। जस्टिस सिस्टम का हालत यह है कि तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। 5 करोड़ केसेस, एक केस मान लीजिए, इसका मतलब 5 करोड़ फैमिलीज परेशान है, इसमें टेंशन में है। अगर एक परिवार में 6 आदमी जोड़ के चलिए, यानी 30 करोड़ लोग सीधे सीधे इस तारीख पे तारीख जो कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है उसकी वजह से टेंशन में है। तो इस देश को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म और उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म, ये 2 रिफॉर्म बहुत जरूरी है। उसी से करप्शन कम होगा, उसी से क्राइम कम होगा, उसी से वास्तव में लोगों की जो लिविंग है वो आसान होगी, उसी से एक रूल ऑफ लॉ मेंटेन बनेगा। चूंकि एक कानून घटिया है, इलेक्शन रिफॉर्म किया नहीं है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार गूगल पे जरूर देखिए, इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया। आप सब लोग करिए एक बार गूगल, इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया। उसमें विकिपीडिया पे आप जाके देखेंगे तो जितने भी घटिया पैरामीटर्स हैं उन सब में हम टॉप 20 में, जितने घटिया पैरामीटर सब में टॉप 20 में है, और जितने अच्छे पैरामीटर हमें हैं सब में हम आउट ऑफ 50 हैं। अवैध हथियार रखने के मामले में दुनिया में नंबर 1, डायबिटीज के मामले में दुनिया में नंबर 2। ऐसे मतलब जहां हमें आउट ऑफ 100 होना चाहिए वहां हम टॉप 10 या टॉप 20 में। लेकिन जितने अच्छे इंडेक्स हैं, फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, हम 69 प्लेस पे हैं। हम कहते हैं हमारा देश कानून से चलता है, वी हैव द रूल ऑफ लॉ, वी आर गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, वी आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
but in rule of law index we are at 69. We say we are very transparent country, this is the land of Lord Ram, this is the land of Lord Krishna, but in corruption perception index we are 86. तो ट्रांसपेरेंट ईमानदार देशों के मामले में, ऑनेस्ट ईमानदार देशों में हम 86 प्लेस पे हैं। तो ये जब कॉलोनियल लॉज खत्म होंगे, इलेक्शन रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, तब हम ट्रांसपेरेंट भी हो पाएंगे, यहां इफेक्टिव रूल ऑफ लॉ होगा, और कानून ऐसा होना चाहिए जिसके यूज होने की संभावना 90% हो, मिस यूज होने की संभावना 10% होनी चाहिए। अभी कानून ऐसा है कि एक मुख्यमंत्री, मैं यूपी का एग्जांपल देता हूं, कि अभी कानून ऐसा चल रहा है 1861 का कि उसी को यूज करके इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी वो आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी। वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो बुलडोजर चला रही है माफियाओं के ऊपर। तो शासक अच्छा आया तो बुलडोजर चलने लग गया, लेकिन शासक जब ठीक नहीं था तो उसने आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले लिया। कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया, फिर यहां रूल ऑफ लॉ क्या होगा? फिर तो रूल ऑफ रूलर्स हो गया। हम कहते हैं हमें रूल ऑफ रूलर्स नहीं, हमें रूल ऑफ लॉ हो चाहिए। रूल ऑफ लॉ ऐसा कानून हो जिसके मिसयूज होने की संभावना एकदम कम से कम हो, 5% हो, 1% हो। कानून ऐसा होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई हो, गृह मंत्री कोई हो, वो बाउंड हो अच्छी तरीके से काम करने के लिए, मनमानी न कर सके। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, उन मनमानी करने के लिए बनाया था, अपने अपने हिसाब से। कोई ऐसा, जितने भी कानून थे वो एक तो क्लियर नहीं है, हर सेक्शन की उसकी दो मीनिंग है, और इसका नतीजा ये निकलता है सेम ऑफेंस में छोटा वकील खड़ा होता है तो सजा हो जाती है, बड़ा वकील खड़ा हो जाता है तो छुड़ा लेता है, उसको बेल भी मिल जाती है, बाद में निर्दोष भी हो जाता है। तो ये जो चल रहा है, मुझे लगता है ये खत्म करने की जरूरत है। मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, बहुत बहुत आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शायद बेंगलोर आने वाला हूं, मैं आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से जरूर मिलना चाहूंगा। फर्स्ट वीक शायद जनवरी में उधर आऊंगा। थैंक यू।